हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल शुभम की पाठशाला में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड का प्रॉब्लम 3 देखने जा रहे हैं, जो कि है एक ओवरहैंगिंग बीम का। ठीक है, तो देखिए, ये हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है, एनालाइज द बीम यूजिंग मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड वेयर EI इज़ कॉन्स्टेंट थ्रू आउट द बीम। ओके, तो ये देखिए, ये एक बीम है, ये यहाँ से ओवरहैंग है। ठीक है, इस पॉइंट को दे देते हैं हम लोग नाम E, ये ई पॉइंट दे देते हैं। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, 3 मीटर। ठीक है, फिर ये एक मेंबर है ए बी का स्पान है, जिसमें 2 पॉइंट लोड लगे हुए हैं, 2 पॉइंट लोड लगे हुए हैं इसमें। ठीक है, इनके बीच का डिस्टेंस कितना है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 2 मीटर है और 2 मीटर के डिस्टेंस पे ये पॉइंट लोड लगा है। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक का टोटल डिस्टेंस कितना है, 6 मीटर, 2 मीटर 2 मीटर 2 मीटर 6 मीटर का। ठीक है, फिर हम लोग देखते हैं स्पान बी सी कितने लेंथ का है, 4 मीटर का। ठीक है, फिर कितना है सी डी का स्पान कितना है, 4 मीटर। यहाँ एक UDL लगा है 40 किलो न्यूटन पर मीटर का। ठीक है, तो देखिए, अब इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या निकालते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर। ठीक है, तो देखिए, यहाँ तो कोई डिस्ट्रीब्यूशन, ये फ्री एंड है तो यहाँ कोई डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर नहीं निकलेगा। ठीक है, तो हम लोग पॉइंट बी को कंसाइडर करते हैं। ठीक है, तो यहाँ लिख लेते हैं जॉइंट बी। ओके, अब देखते हैं जॉइंट बी से कौन कौन से मेंबर जुड़े हुए हैं, BA और BC। ठीक है, तो अब लिख लेते हैं हम लोग, पहले लिखते हैं BA, फिर लिखते हैं BC। ठीक है, तो अब देखिए, यहाँ का जो हमें पता है कि जो इंटरमीडिएट सपोर्ट होता है, ठीक है, उसे हम लोग एज अ फिक्स ट्रीट करते हैं। ओके, तो ये हमारा आउटर सपोर्ट है, एंड सपोर्ट हो गया ये वाला। तो हमें पता है कि जब हम लोग हिंज के लिए डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर निकालते हैं, जब फार एंड जो है वो हिंज हो, तो हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर की वैल्यू कितनी लिखते हैं, 3/4 इंटू I/L। L कितना है, 6 मीटर, टोटल इसका 6 मीटर है, तो 3/4 I/6 लिख दिए। तो कितना आंसर आ जाएगा हमारा, I/8। ठीक है, अब B से C पे चलते हैं, B से C। अब ये देखिए, ये जो है वो इंटरमीडिएट सपोर्ट है, तो इसको हम लोग एज अ फिक्स ट्रीट करेंगे। ओके, तो फिक्स के लिए कितना होता है हमारा डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर का वैल्यू, I/L। L कितना है, 4, तो कितना हो जाएगा हमारा डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर का वैल्यू, I/4। ओके, अब हम लोगों को निकालना है, सॉरी, रिलेटिव स्टिफनेस का वैल्यू हुआ। अब हम लोग क्या निकालेंगे, टोटल रिलेटिव स्टिफनेस। ठीक है, तो टोटल रिलेटिव स्टिफनेस निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसे और इसे जोड़ देंगे, I/8 और I/4 को जोड़ देंगे। ठीक है, तो I/8 प्लस I/4, तो जब इसको हम लोग ऐड करेंगे तो वैल्यू कितनी आएगी, 3I/8। ओके, अब हम लोग कहाँ चलते हैं, जॉइंट C पर। ठीक है, C से कौन कौन से पॉइंट जुड़े हुए हैं, मेंबर जुड़े हुए हैं, CB और CD। ठीक है, तो ये हमें पता है कि फिक्स सपोर्ट के लिए हम लोग क्या करते हैं, जब फार एंड फिक्स, ये देखिए, इसे ये भी इंटरमीडिएट सपोर्ट है। ठीक है, बीच में लगा हुआ है हिंज, है ना। फार पे एंड सपोर्ट क्या है, इसके फिक्स है, एक तरफ हिंज है, और ये जो इंटरमीडिएट सपोर्ट है इसको हम लोग एज अ फिक्स ट्रीट करते हैं। तो C से B जाएंगे तो ये इंटरमीडिएट सपोर्ट है, इसे हम लोग एज अ फिक्स सपोर्ट ट्रीट करेंगे। तो फिक्स के लिए हमें पता है क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर I/L। L कितना है, 4। ठीक है, C से D जाएंगे, D पे भी फिक्स सपोर्ट लगा हुआ है, तो क्या लिखेंगे हम लोग, रिलेटिव स्टिफनेस की वैल्यू I/4। ठीक है, रिलेटिव स्टिफनेस की वैल्यू लिख ले। अब हम लोग क्या करेंगे, टोटल रिलेटिव स्टिफनेस निकलेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे, I/4 प्लस I/4। जब हम लोग इसको ऐड करेंगे तो हमें इसकी वैल्यू कितनी मिल जाएगी, I/2। ओके, अब देखिए, अब डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर निकालना है। डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर निकालने के लिए क्या करते हैं, रिलेटिव स्टिफनेस डिवाइडेड बाय सम ऑफ रिलेटिव स्टिफनेस। ओके, तो ये है हमारा रिलेटिव स्टिफनेस, ये है सम ऑफ रिलेटिव स्टिफनेस। तो क्या करेंगे, I/8 डिवाइडेड बाई 3I/8। जब हम लोग इसको डिवाइड कर देंगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0.33। ठीक है, फिर हम लोग क्या करेंगे, I/4 को डिवाइड कर देंगे 3I/8 से, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0.67। ठीक है, ठीक उसी तरीके से I/4 को डिवाइड करेंगे I/2 से, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0.5।
फिर से I/4 को I/2 से डिवाइड कर देंगे तो कितनी वैल्यू आ जाएगी 0.5। तो इस तरीके से हम लोग क्या किए, अपना डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर का वैल्यू निकाल लिए। ओके, अब हम लोगों को निकालना है फिक्स्ड एंड मोमेंट का वैल्यू। ठीक है, तो फिक्स्ड एंड मोमेंट की वैल्यू निकालते हैं। क्या करेंगे, सबसे पहले ये वाले स्पान को देखते हैं। ठीक है, स्पान AE, ठीक है, ये देखिए ये 50 है, यहाँ ओवर हैंगिंग है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे इस केस के लिए, ये 50 और ये डिस्टेंस कितना है 3। तो ये कैसा मोमेंट लग रहा है, एंटी क्लॉकवाइज। ये देखिए एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट लग रहा है, तो ये है फोर्स और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो कितना आ जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट लग रहा है और फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो 50 का फोर्स है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है 3, है ना। हमें पता है मोमेंट निकालने के लिए फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस करते हैं। तो आंसर कितना आ जाएगा, -150 किलो न्यूटन मीटर। ठीक है, अब हम लोग ले लेते हैं स्पान AB। ओके, अब देखिए ये इसे ध्यान से समझिएगा, यहाँ 2 लगे हुए हैं, ये निकाल लेते हैं फिक्स्ड एंड मोमेंट एट AE। ठीक है, अब ये देखिए फिक्स्ड एंड मोमेंट AB। अब ये देखिए इसे ध्यान से समझिएगा, AB स्पान है। ठीक है, यहाँ 2 पॉइंट लोड लगे हुए हैं। ये देखिए मैं इसे अच्छे से समझा देता हूँ। ये देखिए ये स्पान है हमारा AB, ये A है, ये B है, यहाँ 2 पॉइंट लोड लगे हुए हैं। ठीक है, 2-2 मीटर के डिस्टेंस पे, ये 2 का डिस्टेंस है, 80 किलो न्यूटन का लोड है। अब हमें इसके के लिए फिक्स्ड एंड मोमेंट निकालना है, तो क्या करेंगे, सबसे पहले आप इस लोड को भूल जाइए। ठीक है, समझिए कि यहाँ एक लोड लगा हुआ है। अब हमें पता है कि जब अलग अलग डिस्टेंस पे लोड लगता है तो उसके लिए हम लोग फिक्स्ड एंड मोमेंट की वैल्यू कितनी लिखते हैं। ठीक है, तो जब AB निकालते हैं तो हम लोग क्या लिखते हैं, WAB² अपॉन L²। ठीक है, तो W कितना है यहाँ 80, ठीक, और A कितना है 2, B कितना होगा 4। ये देखिए ये यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 2 है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 4 है, 2 का बटा हुआ है, तो 4² कर देंगे डिवाइडेड बाई L²। L कितना है 6, है ना। तो इस ठीक है, यहाँ तक हम लोग निकाल लिए, यहाँ तक हम लोग निकाल लिए। अब हमें क्या करना है, इस लोड के लिए तो हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया। अब क्या करेंगे, ये वाला जो लोड है इसे छिपा देंगे। ठीक है, ये देखिए ये वाले लोड को मैं छुपा देता हूँ। ठीक है, अब समझिए ये वाले लोड को, सेकंड लोड जो ये वाला लोड है, ठीक है, इसके लिए हम लोगों ने निकाल लिया है। अब इस लोड के लिए निकालना है, तो इसे हम छिपा देते हैं। ये देखिए छिपा दिया मैंने, और यहाँ लिखे अब हम लोग, ये देखिए इस लोड के लिए अब देखिए सेम लगाएंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हमारे A का वैल्यू कितना हो जाएगा, इस लोड के लिए A का वैल्यू 4 हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 4 और ये डिस्टेंस 2। तो फिर से लगा देते हैं 80 इंटू A कितना है हमारा 4, B² कितना हो जाएगा 2² डिवाइडेड बाई 6 का स्क्वायर। ठीक है, L हमारा 6 है, तो हमें पता है WAB² अपॉन L² निकालते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, ये इक्वेशन 1 था हमारा, ये इक्वेशन 2 था। अब क्या करेंगे, मोमेंट अबाउट AB के लिए हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड कर देंगे। ठीक है, तो ऐड कर देते हैं 80 इंटू 2 इंटू 4² डिवाइडेड बाई 6² प्लस 80 इंटू 4 इंटू 2² डिवाइडेड बाई 6²। अब जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आंसर आ जाएगा 106.67। अब चूंकि हमें पता है कि हम लोग जब राइट साइड के लिए निकालते हैं तो उधर एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट लगता है, तो एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट के कारण यहाँ क्या आ जाएगा, नेगेटिव साइन आ जाएगा और इसका वैल्यू किलो न्यूटन मीटर। ठीक है, सेम प्रोसीजर हम लोग अपनाएंगे जब हम लोग मोमेंट फिक्स्ड एंड मोमेंट अबाउट BA निकालेंगे। ठीक है, B से A के लिए हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, WA² B डिवाइडेड बाई L²। ठीक है, सेम चीज़ करेंगे, पहले एक बार इस लोड को कंसाइडर करेंगे, फिर एक बार इस लोड को कंसाइडर करेंगे। ठीक है, तो अब हमारा वैल्यू कितना आ जाएगा, उसके लिए पॉजिटिव में आ जाएगा हमारा वैल्यू। पॉजिटिव में कितना आ जाएगा 106.67 किलो न्यूटन मीटर। हम लोग अपने प्रीवियस क्वेश्चन में देख चुके हैं कि इसे कैसे निकालते हैं। अगर आपको फिक्स्ड एंड मोमेंट निकालना नहीं आता तो मैंने इसके लिए पर्टिकुलर वीडियो बना रखा है, आप उसे जाके देखिए और हमारे प्रीवियस क्वेश्चन को देखिए, तो आपको अच्छे से समझ आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग फिक्स्ड एंड मोमेंट AB के लिए निकाल लिए। अब हम लोग क्या करेंगे, चलते हैं स्पान BC पे।
ठीक है। ये देखिए स्पान बी सी पे कोई लोड नहीं है, तो यहाँ फिक्स्ड एंड मोमेंट बी से सी भी ज़ीरो हो जाएगा और फिक्स्ड एंड मोमेंट सी बी भी ज़ीरो हो जाएगा, क्योंकि यहाँ लोड ही नहीं लगा है, लोड का वैल्यू कुछ है ही नहीं, तो ज़ीरो हो जाएगा। अब चलते हैं स्पान सी डी पर, ठीक है। स्पान सी डी पर जब हम लोग जाएंगे तो हम देखते हैं क्या करेंगे। स्पान सी डी के लिए ये ओवरहैंगिंग बीम ये यूडीएल लगा हुआ है, ठीक है। यूडीएल के लिए हमें पता है हमें कौन सा फॉर्मूला लगाना है, WL²/12। अब राइट साइड के लिए निकाल रहे हैं तो नेगेटिव लगा देंगे, क्योंकि राइट साइड पे एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट लगता है, ठीक है। तो W हमारा कितना है 40, L कितना है 4/12, तो आंसर कितना आ जाएगा हमारा -53.33 किलो न्यूटन मीटर। जब हम लोग ये था हमारा मोमेंट एफ सी डी, ठीक है। और जब हम लोग मोमेंट एफ डी सी निकालेंगे तो ये कितना आ जाएगा, ये पॉजिटिव में आ जाएगा, तो पॉजिटिव में 53.33 किलो न्यूटन मीटर। ओके, तो यहाँ तक हम लोगों ने डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर निकाल लिया और फिक्स्ड एंड मोमेंट निकाल लिया है। अब हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जाते हैं। ओके दोस्तों, तो अब हम लोग अपने क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पॉइंट लिख लिए, ठीक है। हमारे पास जो जो पॉइंट्स थे, हमारे पास था A, B, C और D। ये देखिए, ये पॉइंट A, ये B, ये C और D। उस पॉइंट को मैंने यहाँ लोकेट कर दिया है, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले मेंबर लिखते हैं, ठीक है। तो मेंबर कौन कौन से आ जाएंगे, यहाँ पर आएगा AB, यहाँ पर आएगा BA, यहाँ आएगा BC, यहाँ आएगा CB, ये इसको लिख देंगे CD और ये हो जाएगा DC, ठीक है। तो अब हम लोगों ने डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर निकाला था, उसे हम लोग लिख लेते हैं। AB के लिए हमारा डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर 0 आया था, ठीक था, कुछ था ही नहीं डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर, ठीक है। अब देखिए ये BA के लिए हम लोगों ने डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर की वैल्यू कितनी निकाली थी, 0.33। BC के लिए हम लोगों ने डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर की वैल्यू कितनी निकाली थी, 0.67। ये देखिए BC के लिए 0.67 निकाला था, तो 0.67। CB के लिए हम लोगों ने कितना निकाला था, 0.5। और CD के लिए कितना निकाला था, 0.5। तो हम लोगों ने अपनी सारी वैल्यूज़ को यहाँ लिख लिए, ठीक है। अब इसे क्या करेंगे, हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर को एक बॉक्स में बंद कर देंगे। ये इस तरीके से एक बॉक्स में डाल देते हैं ताकि हमें अलग से ये पता चलता रहे, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, फिक्स्ड एंड मोमेंट की वैल्यू लिखेंगे। ये देखिए हम लोगों ने जो हमारा ओवरहैंगिंग सेक्शन था उसके लिए हम लोगों ने फिक्स्ड एंड मोमेंट की वैल्यू कितनी निकाली थी, -150, ठीक है। तो यहाँ मैं लिख दूंगा उसे, ये देखिए -150, ठीक है। अब जो हमारा सेक्शन था AB का, ठीक है, AB का सेक्शन था, उसके लिए हम लोगों ने फिक्स्ड एंड मोमेंट की वैल्यू कितनी निकाली थी, -106.67। तो वहाँ ये मैं लिख दूंगा, ये -106.67। BA के लिए मैंने कितना निकाला था, 106.67 पॉजिटिव में। BC के लिए हम लोगों ने क्या निकाला था, 0 फिक्स्ड एंड मोमेंट, क्योंकि यहाँ कोई लोड नहीं था इसलिए 0 आया था इसका वैल्यू, तो हम लोग यहाँ 0 वैल्यू लिख दिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर CD के लिए कितना वैल्यू निकाले थे, -53.33 और DC के लिए +53.33, ठीक है। तो अब हम लोग लिख देते हैं -53.33 और +53.33। अब देखिए ये वाले को आप ध्यान से देखिएगा, इस स्टेप को मैं आपको बता दूं। देखिए ये वाला जो एंड था वो हिंज था, ठीक है। ये वाला जो एंड है वो हिंज है, ये फिक्स्ड है। तो अब मैं बताता हूँ कि हिंज एंड पे हम लोग क्या करते हैं। हिंज एंड पे सॉल्यूशन जो बैलेंस का था वो मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था, जिसमें बोथ एंड अगर हिंज हो, एंड के जो सपोर्ट्स हैं वो हिंज हो, तो हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं वो मैंने अपने पिछले वीडियो में बहुत अच्छे से बताया है। अगर आप लोगों को देखना है, वो अच्छे से समझना है, तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं। और यहाँ मैं बता दूँ कि मैं क्या करते हैं हम लोग यहाँ, ठीक है। तो ये देखिए अब इसको हम लोगों को बैलेंस करना है, ठीक है। बैलेंस करना है मतलब एक तरीके से बोल सकते हैं कि ज़ीरो करना है, ठीक है।
तो ये देखिए यहाँ हिंज सपोर्ट था, इसलिए हम लोग ये वाला स्टेप को कर रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर इस नेगेटिव 106.67 को मुझे अगर ज़ीरो करना है तो मैं क्या इसमें कर दूंगा, ऐड कर दूंगा पॉजिटिव 106.67 ऐड कर दूंगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा ज़ीरो। ठीक, अब इन तीनों को अगर मैं ऐड करता हूँ तो हमारा वैल्यू कितना आएगा, ये दोनों तो ज़ीरो हो गया। ठीक है, ये दोनों मिलके ज़ीरो हो जाएगा, तो यहाँ कितना आ जाएगा -150, हमारा इनिशियल मोमेंट मिल जाएगा। ओके, अब क्या करूँगा मैं, ये वाला जो मेरा हम लोगों ने ये बैलेंस किया है, बैलेंस करने के लिए जितना वैल्यू यहाँ रखे थे उसका हाफ इस साइड कैरी ओवर कर दूंगा। ठीक है, तो 106.67 का हाफ कितना हो जाएगा, 53.34। ओके, अब इन दोनों को मैं ऐड कर दूंगा। जब इन दोनों को मैं ऐड करूंगा तो हमारी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 160। ये देखिए 160 आ गई हमारी वैल्यू। यहाँ ज़ीरो आएगा और यहाँ भी ज़ीरो आएगा, यहाँ -53.33 आएगा क्योंकि हम लोगों ने कुछ नहीं किया, ये अनचेंज्ड रहेगा। ठीक है, अब यहाँ से हम लोगों को इसे बैलेंस करना है, तो हमें पता है कि अब यहाँ से हमें बैलेंस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इन दोनों को हम ऐड करेंगे। ठीक है, इसकी जो वैल्यू आएगी उसको डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो फिर जो भी वैल्यू आएगा मल्टीप्लाई करने के बाद, ठीक है, उसको हम ऑपोजिट साइन के साथ लिख देंगे। ठीक है, तो ये देखिए इसको जब ऐड करूंगा तो कितना आएगा, 160 आएगा, है ना। उस 160 को 0.33 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आ जाएगा, 52.80। ठीक है, पॉजिटिव में, लेकिन हमें यहाँ बैलेंस करना है इसलिए हम लोग इसको किस में लिखेंगे, नेगेटिव में 52.80 लिख देंगे। ओके, उसके बाद क्या करेंगे, जो भी वैल्यू आएगा 160 को 0.67 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा वैल्यू कितना आएगा, -107.20। ओके, इन दोनों को ऐड करूंगा तो और इससे मल्टीप्लाई कर दूंगा तो वैल्यू किस में आएगी, नेगेटिव में, लेकिन हमें बैलेंस करना है उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, उस वैल्यू को पॉजिटिव में लिखेंगे। तो लिख देते हैं 26.67 और यहाँ भी आएगा 26.67। ठीक है, ये ठीक है, यहाँ कुछ नहीं करना है। ठीक, अब उसके बाद क्या करना है, अब हम लोग को करना है कैरी ओवर मोमेंट। कैरी ओवर मोमेंट निकालना है। कैरी ओवर मोमेंट निकालने के लिए क्या करेंगे, ये देखिए ये वाला एंड जो था ए वो हिंज था हमारा, ये देखिए ये जो एंड है वो हिंज है, तो यहाँ कैरी ओवर मोमेंट जाएगा क्या, नहीं। जहाँ हिंज होता है वहाँ कैरी ओवर मोमेंट नहीं जाता है। ठीक है, कैरी ओवर मोमेंट कहाँ जाता है, जहाँ फिक्स होता है। तो ये वाला इसे हम फिक्स मानेंगे, जो इंटरमीडिएट सपोर्ट होता है उसे हम फिक्स ट्रीट करते हैं, इसलिए ये दोनों फिक्स होगा और ये फिक्स होगा। ठीक है, तो अब देखते हैं यहाँ कैरी ओवर मोमेंट कुछ गया नहीं गया, है ना। अब यहाँ जाएगा कैरी ओवर मोमेंट और इसका कैरी ओवर मोमेंट, और यहाँ जाएगा कैरी ओवर मोमेंट, तो कितना आ जाएगा इसका कैरी ओवर मोमेंट, कितना चला जाएगा हमारा 26.67 का कैरी ओवर मोमेंट कितना होगा, 13.33। 107.20 का कैरी ओवर मोमेंट कितना हो जाएगा, -53.60, और इसका 26.67 का कैरी ओवर मोमेंट कितना हो जाएगा, 13.33। ओके, अब क्या करेंगे, फिर से बैलेंस करेंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे, इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी आंसर आएगा उसको हम अपोजिट साइन के साथ यहाँ लिख देंगे। तो ये लिख दिए हम लोग। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, फिर से इसे जो भी वैल्यू आएगा उसको 0.67 डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा -8.93। ठीक है, फिर आएगा हमारा, जब इन दोनों को ऐड करेंगे हम लोग, यहाँ नेगेटिव में वैल्यू आई है उस वैल्यू को यहाँ 0.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो भी वैल्यू आएगी उसको हम लोग क्या करेंगे, पॉजिटिव में लिख देंगे। तो आ जाएगा हमारा 26.80, यहाँ भी आ जाएगा 26.80। फिर से अब कैरी ओवर मोमेंट निकालेंगे तो इस तरफ कुछ जाएगा क्या, कैरी ओवर मोमेंट नहीं जाएगा। ठीक है, कैरी ओवर मोमेंट किस साइड जाएगा, ये देखिए ये फिक्स है। ठीक है, सिर्फ फिक्स के साइड में कैरी ओवर मोमेंट जाता है तो कैरी ओवर मोमेंट ले जाते हैं। तो कितना आएगा 13.40 और यहाँ आएगा -4.47। ठीक है, ये देखिए फिर से हम फर्दर उस स्टेप को हम लोग फॉलो करेंगे, बैलेंसिंग वाला। ऐड करेंगे, यहाँ कुछ है नहीं तो
जब इसको ऐड करेंगे, मान लीजिए यहाँ 0 हो गया, कुछ है नहीं इसलिए, तो कितना आएगा पॉजिटिव में 13.40। उस 13.40 को मल्टीप्लाई करेंगे डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर जो कि है हमारा 0.33। जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा -4.42, यहाँ आ जाएगा -8.98, यहाँ आ जाएगा ये जो यहाँ पॉजिटिव वैल्यू आएगी, ठीक है, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू आएगी नेगेटिव में, लेकिन हमें बैलेंस करने के लिए उसे पॉजिटिव में लिखना पड़ेगा। तो हम लोग लिख देंगे 2.24, यहाँ आएगा 2.24। फिर से अब कैरी ओवर मोमेंट निकालेंगे, यहाँ हिंस था इसलिए कैरी ओवर मोमेंट नहीं जाएगा, ठीक है, यहाँ कैरी ओवर मोमेंट जाएगा और यहाँ क्योंकि फिक्स्ड के साइड में ही कैरी ओवर मोमेंट जाता है, ठीक है। तो इसका कैरी ओवर मोमेंट आ जाएगा 1.12, इसका कैरी ओवर मोमेंट आ जाएगा 4-4.49, इसका आ जाएगा 1.12। फिर से वही बैलेंस करने का प्रोसेस, जो भी वैल्यू आई उसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए और जो भी वैल्यू आएगा हमारा उसे नेगेटिव में लिख देंगे। तो लिख देते हैं 0.37, जब हम लोग इस 0.33 से मल्टीप्लाई करेंगे तो, और यहाँ आएगा -0.75, ठीक है। यहाँ वैल्यू नेगेटिव में है, इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो बैलेंस करने के लिए वैल्यू किस में लिखेंगे, पॉजिटिव में लिखेंगे। तो लिख देते हैं 2.25, यहाँ भी आएगा 2.25। फिर से कैरी ओवर मोमेंट निकालते हैं, इस साइड पे कैरी ओवर मोमेंट नहीं जाएगा क्योंकि हिंज सपोर्ट था, कैरी ओवर मोमेंट सिर्फ फिक्स सपोर्ट के साइड में जाता है, ठीक है। तो इसका कैरी ओवर मोमेंट कितना आ जाएगा 1.12, इसका -0.38, इसका 1.12। फिर से इसे बैलेंस करेंगे, बैलेंस करने के लिए इस वैल्यू को 0.33 से मल्टीप्लाई कर देंगे, जो भी वैल्यू आएगा उसको अपोजिट साइन के साथ यहाँ लिख देंगे। अब ये पॉजिटिव है तो नेगेटिव में लिखेंगे, वैल्यू को लिख देते हैं 0. ये देखिए, इसको हम लोग जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी वैल्यू फिर से कितनी आ जाएगी, यहाँ भी 1.12 है तो सेम वैल्यू आ जाएगा 0.37, ओके। यहाँ भी वैल्यू वही आ जाएगा 0.75 आ जाएगा, ठीक। इन दोनों को जब ये देखिए माइनस में है ये वैल्यू, इसे जब मल्टीप्लाई करेंगे तो जो भी वैल्यू आएगा उसको हम लोग बैलेंस करने के लिए पॉजिटिव में लिख देंगे। तो लिख देते हैं क्या वैल्यू आएगा हमारा 0.19, यहाँ भी 0.19, ठीक है। इसका कैरी ओवर दे देंगे, कैरी ओवर मोमेंट सिर्फ जहाँ फिक्स होता है वहीं जाता है, हिंज के साइड में नहीं जाता। तो देखिए इसका कैरी ओवर मोमेंट कितना आ जाएगा 0.10 लगभग, ठीक है। इसका -0.38, इसका आ जाएगा 0.10। फिर से इसे बैलेंस करेंगे, ठीक है। बैलेंस करने का मेथड हमें पता है, डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर से, इसे डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे, जो भी वैल्यू आएगा उसको बैलेंस करने के लिए ऑपोजिट साइन के साथ लिख देंगे, ठीक है। हमें तब तक ये प्रोसेस को करना है जब तक 0.0 समथिंग कुछ वैल्यू नहीं मिल जाती, ठीक है। तो अब हमें मिल गई है 0.0 समथिंग कुछ वैल्यू, है ना। तो अब यहाँ पर हम इस प्रोसेस को रोक देंगे और अब क्या करेंगे, हम लोग फाइनल मोमेंट कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। फाइनल मोमेंट कैलकुलेट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इस केस में फाइनल मोमेंट कैलकुलेट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ये जो हम लोगों ने इनिशियल मोमेंट निकाला था, ठीक है, तो इनिशियल मोमेंट से ले करके ये जो लास्ट हम लोग ने वैल्यू फाइंड की है बैलेंस तक की, यहाँ तक के सारे वैल्यू को ऐड कर देंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ कुछ था नहीं, ये डैश डैश आ रहा था, ठीक है, क्योंकि कैरी ओवर मोमेंट गया नहीं, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा -150, ठीक है। इसको 160 से इनिशियल मोमेंट से लेकर के लास्ट कैलकुलेटेड वैल्यू तक ऐड करेंगे, तो जब हम लोग ऐड करेंगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी 97.61, ठीक है। यहाँ पर इनिशियल मोमेंट से लेकर के लास्ट नोन वैल्यू कैलकुलेटेड वैल्यू तक ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा -97.61, ठीक है। अब आपको अगर क्रॉस चेक करना है कि आप लोगों ने क्वेश्चन सही सॉल्व किया है या नहीं, तो उसके लिए क्या है, क्या तरीका है कि जो वैल्यू यहाँ आएगी इस साइड पे आएगी, ठीक है। मान लीजिए कोई जो वैल्यू आई है BA के लिए, मेंबर BA के लिए, तो BC के लिए जो वैल्यू आएगी वो सेम वैल्यू आएगी नेगेटिव साइन के साथ। अगर ऐसा आता है तब समझ लीजिए कि आपने क्वेश्चन सही सॉल्व किया है। अगर आपका आंसर सेम नहीं आता है तो नेगेटिव वैल्यू के साथ, तो समझ लीजिए कि आपने कहीं ना कहीं स्टेप में गलती की है, ठीक है। तो फिर से इसको करते हैं, अब CB के लिए निकालते हैं, इनिशियल मोमेंट से लेकर के लास्ट कैलकुलेटेड वैल्यू तक जब हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा -5.01, और यहाँ आएगा पॉजिटिव में 5.01, और यहाँ आ जाएगा
हमारा जब ऐड करेंगे तो 82.40, तो ये हम लोगों ने फाइनल मोमेंट कैलकुलेट कर लिया। ठीक है, अब हमें इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाना है। अब देखिए, बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेट करने के लिए हमें सबसे पहले क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, फ्री बेंडिंग मोमेंट, या जिसे हम बोल सकते हैं मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग कैलकुलेट करते हैं मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट फॉर CD। ये देखिए CD मेंबर पे UDL लगा हुआ है। अब हमें पता है कि UDL के लिए हमें क्या, हम मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट हम कैसे निकालते हैं, WL²/8 से। ठीक है, तो W था हमारा 40, L है हमारा 4, तो L का स्क्वायर कर दिए डिवाइडेड बाई 8। जब हम लोग इसे कैलकुलेट करेंगे तो हमारी वैल्यू आ जाएगी 80 किलो न्यूटन मीटर। ओके, अब आता है हमारा कि ये जो BC है इसके लिए हमें कैसे कैलकुलेट करना है। ठीक है, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट या फ्री बेंडिंग मोमेंट, तो हम लोग लिख लेते हैं फ्री बेंडिंग मोमेंट और मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट फॉर AB। ठीक है, अब AB पे क्या है हमारा, कुछ इस तरीके से बना हुआ है। ठीक है, ऐसे लगा हुआ है और ये है। ठीक है, ये पॉइंट A था, ये B था, यहाँ लोड लगा हुआ है 80, ये दो के डिस्टेंस पे लगा है। अब अगर हमें कुछ इस तरीके का भी अगर हमें लोड रहता है, ठीक है, जिसमें डिस्टेंस जो है वो सेम नहीं होती है, ये मान लीजिए कोई A डिस्टेंस है, ये B डिस्टेंस है, तो ऐसे केस में मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट निकालने के लिए हम लोग कौन सा फॉर्मूला यूज़ करते हैं, WA/B डिवाइडेड बाई L। ठीक है, तो इसी फॉर्मूले से हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। ठीक, तो देखिए क्या करेंगे, अलग अलग इसकी वैल्यू आएगी। ठीक है, बेंडिंग मोमेंट की। देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक लोड को कंसाइडर करते हैं। इस लोड को अभी हम लोग मान लेते हैं कि छिपा देते हैं। ठीक है, एक ही लोड लगा हुआ है, तो यहाँ हम लोग क्या करेंगे, इस वाले फॉर्मूले का यूज़ करेंगे। क्या करेंगे, W है 80, L A कितना है हमारा A, B कितना है 4। ठीक है, ये हमारा 2 है A का वैल्यू, B का वैल्यू है 4 डिवाइडेड बाई L। तो जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आएगा 106.67। ठीक है, इतना हमारा आंसर आ जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, इसके लिए कैलकुलेट करेंगे, तो इसके लिए हम भी वही लगाएंगे, W इंटू A। अब कितना हो जाएगा 4, B कितना हो जाएगा 2 डिवाइडेड बाई L, तो हमारा कितना आ जाएगा 106.67। तो इसका बेंडिंग मोमेंट कुछ इस तरीके से बनेगा। ठीक है, ये AB के लिए, A और B वाले हिस्से के लिए, ये देखिए 2 के डिस्टेंस पे यहाँ एक पॉइंट खींचेंगे 106.67 का, और उसे हम लोग ऐसे करके मिला देंगे। ओके, तो देखिए अब हम लोग इसका फाइनली बेंडिंग मोमेंट बनाते हैं। देखिए अब बेंडिंग मोमेंट बनाना है, तो बेंडिंग मोमेंट बनाने के लिए हमारा साइन कन्वेंशन कैसा होता है, मान लीजिए ये कोई बीम है AB। ठीक है, तो ये होगा हमारा नेगेटिव, ये होगा पॉजिटिव, ये नेगेटिव और ये ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। ठीक है, अगर A से B पे जाते हैं, कोई A पे अगर नेगेटिव वैल्यू आएगी तो उसे हम ऊपर की ओर बनाएंगे, और अगर B पे पॉजिटिव वैल्यू आएगी तो उसे ऊपर की ओर बनाएंगे। ठीक है, ठीक उसी तरीके से अगर A पे पॉजिटिव वैल्यू आएगी तो उसका लाइन हम नीचे की ओर खींचेंगे, और B पे अगर कोई नेगेटिव वैल्यू आएगी तो उसका पॉइंट हम नीचे की ओर खींचेंगे। ठीक है, समझते हैं इससे। देखिए हमारा फाइनल एंड मोमेंट कितना आया था। देखिए सबसे पहले हम लोग फ्री बेंडिंग मोमेंट जो हम लोगों ने कैलकुलेट किया है उसे बना लेते हैं। ठीक है, तो देखिए ये यहाँ पर कोई बेंडिंग मोमेंट आएगा, ये देखिए मान लीजिए ये E है, तो यहाँ पर कोई फ्री बेंडिंग मोमेंट आएगा, नहीं आएगा। ओके, अब देखिए हम लोगों ने यहाँ पर कैलकुलेट किया था ये AB के लिए, तो AB के लिए हम लोगों ने क्या कैलकुलेट किया था, 106.67। ठीक है, तो यहाँ हम लोग 106.67 लिख लिए, यहाँ हम लोगों ने 106.67 लिख लिया है। इसके लिए बेंडिंग मोमेंट कैसा बनेगा, कुछ इस तरीके से। ठीक है, यहाँ हम लोगों ने देखा कैसे हमें बनाना है। BC पे कोई लोड ही नहीं था, ये देखिए BC पे कोई लोड ही नहीं था, और CD पे हमारा UDL था। UDL के लिए कैसा बनता है, पैराबोला बनता है। ठीक है, तो हमें पैराबोला बना देंगे। ये देखिए हम लोगों ने एक पैराबोला बना दिया। ओके, इसका वैल्यू कितना था 80,
ओके, अब हम लोगों ने जो फाइनल एंड मोमेंट निकाला है उसे हम लोग यहाँ लिख लेते हैं, ठीक है। तो फाइनल एंड मोमेंट हम लोगों ने यहाँ के लिए कितना निकाला था, 150। हम लोगों ने यहाँ 150 का खींच लिया एक लाइन, ठीक। 150 आया था हमारा ए पे, ये देखिए माइनस में 150 आया था। और हमें पता है, मैंने यहाँ बताया आपको कि अगर माइनस में वैल्यू ये ए थी, मतलब ये ई पॉइंट है, ये ए पॉइंट है, माइनस में वैल्यू आया है तो नीचे की ओर बनेगा। ओके, बी पे हमारा कितना आया था, ये देखिए ए बी पे हमारा कितना वैल्यू आया था इसका 97.61। तो इसे हम 97.61 ऊपर ले जाते हैं, ठीक। ये कुछ यहाँ पर आ जाएगा 97.61। ओके, बी पॉइंट पे। सी पॉइंट पे हमारा कितना आया था 5.01, तो इसे 5.01 ऊपर ले गए। इसे हम ले लेते हैं 97.61, इसे हम लोग ले लेते हैं 5.01, ठीक है। और लास्ट में हमारे डी पे कितनी वैल्यू आई थी 82.40। ये देखिए हम लोगों ने सारा वैल्यू कैलकुलेट किया हुआ है, 82.40, 5.01, ठीक है। उन सारे वैल्यूज़ को अब हम लोग यहाँ पुट कर दिए हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, इसे इन पॉइंट्स को मिला देंगे, ठीक है। यहाँ से इसे इसको मिला दिए, फिर इससे इसको मिला दिए, फिर इससे इसको मिला दिए ये वाले पॉइंट को, और इससे इसको मिला दिए। और जो हमारा एरिया आया, ठीक है, जो हमारा एरिया आएगा उसे हम हैच कर देंगे। ये देखिए कुछ इस तरीके से हैच कर देंगे। जो भी एरिया हमारा क्रॉस हुआ है उन एरियाज़ को हम हैच कर देंगे। तो ये देखिए, तो इस तरीके से हम लोग बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बना लेंगे। ओके, तो ये था हमारा आज का वीडियो, और इस वीडियो के साथ हमारा जो मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड का जो टॉपिक था वो ख़त्म होता है। और मैंने 3 तरीके के क्वेश्चन बताए हैं मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड में। एक हम लोगों ने देखा कि अगर बोथ हैंड फिक्स्ड हो तब हम लोग कैसे बनाते हैं। एक हम लोगों ने क्वेश्चन देखा कि अगर बोथ हैंड हिंज हो तब के केस में हम लोग कैसे बनाएंगे, और ये ओवर हैंगिंग का केस था, ठीक है। तो उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपको क्वेश्चन में कहीं भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। किसी भी स्टेप में अगर डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछिए, मैं आपके डाउट को क्लियर कर दूँगा। ओके, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक आप अपनी पढ़ाई जारी रखिए, तैयारी जारी रखिए। धन्यवाद।